हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पहले इसमें बात कर चुके हैं कि क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जैव पराक्रम। ठीक, इसमें हमने पढ़ा था जैव पराक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो उसमें से एक टॉपिक जैसे हमने स्टार्ट किया था पोषण, और हमने पोषण में पढ़ा पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन से जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। फिर इसमें भी हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने पढ़ा कि पौधों में यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का पोषण होता है। ठीक, तो पौधों में जो पोषण होता है हमने बताया था ये स्वपोषण होता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक की क्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसी के द्वारा वो अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो अब उसके बाद बारी आती है कि मनुष्यों में यानी कि एनिमल्स में किस प्रकार का भोजन होता है, यानी कह सकते हैं किस प्रकार का पोषण होता है। तो हम पढ़े हैं कि जो मनुष्य होते हैं, सभी जंतु होते हैं, उनमें किस प्रकार का पोषण होता है, उनमें पोषण होता था विषम पोषण। विषम पोषण, ठीक, उनमें विषम पोषण होता है। तो अब विषम पोषण में क्या होता है कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे जंतुओं या जीवों पर निर्भर करते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो अब इस यानी कि जो विषम पोषण के अंतर्गत आते हैं, इसके बहुत सारे प्रकार के हमने पढ़े थे। ठीक, तो उसमें से जो जंतुओं में पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है वो हमें पढ़ना है, कैसे होता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि किसी मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक, तो अब ये आपको पता है कि किसी भी मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होगा, विषम पोषण होगा। विषम पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने बात किया था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पोषण का वह प्रकार होता है जिसके अंतर्गत आने वाले जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक, ये सारी बातें हो चुकी थी। अब हम यहाँ पर किसी मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे, यानी कि हमें पढ़ना है यहाँ पे मनुष्य में पोषण। ठीक, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, मनुष्य में पोषण। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार का होता है तो क्या बताएंगे आप, हेटेरोट्रॉफिक यानी कि विषम पोषण प्रकार का। ठीक, तो अब हमें देखना है जैसे किसी मनुष्य में पोषण, आज का टॉपिक हमारा है कि मनुष्य में पोषण। अब देखिए मनुष्य में पोषण अगर होगा, उसमें मनुष्य में पोषण होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका सिस्टम होगा, यानी कि कुछ ऐसे बहुत सारे सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो तंत्र होगा, क्या कहेंगे, सिस्टम यानी कि तंत्र। यानी हम कह सकते हैं कि तंत्र एक चीज से नहीं मिलकर बना होता है, कई सारे अंग मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, तंत्र, यानी कि एक सिस्टम बनता है। तो मनुष्य में पोषण पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य के कौन कौन से अंग मिल करके मनुष्य के यानी कि पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन से अंग मिलते हैं जब जाके हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र बनता है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए
डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी मनुष्य में जैसे क्या होता है, सबसे पहले नंबर आता है किसका, मुख का। सबसे पहला नंबर आता है हमारे मुख का, यानी कि भोजन जैसे ही हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे इसे इसमें कहते हैं अंतर ग्रहण करते हैं। यहां पे जान लीजिए अंतर ग्रहण। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका पहले भोजन क्या करेंगे, अंतर ग्रहण करेंगे, यानी कि भोजन को खाएंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, पाचन। भोजन का होगा पाचन। फिर क्या होगा, अवशोषण। भोजन का होगा अवशोषण। फिर उसके बाद होगा स्वांगीकरण। फिर उसके बाद होता बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। जैसे मान लीजिए पहले क्या होगा, भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि हम भोजन को क्या करेंगे, खाएंगे, इसे कहेंगे इंजेशन। फिर क्या होगा, भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, यानी भोजन का डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद भोजन का अवशोषण होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक। फिर उसके बाद स्वांगीकरण का मतलब होता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन होगा। उसके बाद भोजन का बहिक्षेपण, या इसे ही हम कह सकते हैं उत्सर्जन। इसे क्या कह सकते हैं, उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन होगा। तब जाके हमें क्या होगा, हमारा पूरा पाचन तंत्र बनता है, यानी कि कह सकते हैं कि अंतर ग्रहण होगा, सॉरी पाचन तंत्र नहीं कह सकते हैं। जैसे भोजन को खाएंगे तो क्या है, उसको क्या कहेंगे, अंतर ग्रहण करना, यानी कि इंजेशन। फिर भोजन क्या होगा, पाचन। फिर उसके बाद अवशोषण। फिर स्वांगीकरण। ठीक। फिर उसके बाद आता है बहिक्षेपण या उत्सर्जन। इतनी सारी चीजों को मिला करके तब हम कहेंगे पूर्ण रूप से हमारा भोजन, यानी कह सकते हैं हमारा पोषण पूर्ण होता है। पोषण की क्रिया ये सब होने के बाद क्या होती है, तब पूर्ण होती है। तो इन सब चीजों को करने के लिए, यानी कि ये सब क्रियाओं को करने के लिए जो हमारा तंत्र है, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है, पहले हमें उसे जानना जरूरी है। कौन कौन से अंग मिलते हैं, तब जाके मनुष्य का क्या पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले आता है मनुष्य का मुख। सबसे पहले क्या आता है, मनुष्य का मुख आता है, यानी कि जिसे कहते हैं मुख गुहा, बक्कल कैविटी। या इसे ही कहेंगे आप ओरल कैविटी। ठीक। बक्कल कैविटी, या इसे ही कहेंगे आप ओरल कैविटी। अब आप देखते हैं मुख गुहा, यानी कि आपके मुख में, माउथ के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि जैसे पहले हमें पढ़ना है दांत, फिर उसके बाद पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, जीभ, यानी कि जीभा जो होती है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, लार ग्रंथियां जो होती हैं। ठीक। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, एक एक करके सभी चीजें पढ़ना है। तो ये मुख गुहा के अंदर ही सारी चीजें आती है, मुख गुहा के अंदर ही सारी चीजें आती है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अंग होता है हमारे, यानी कि हमारे में या किसी भी मनुष्य में जो पाचन तंत्र निर्माण करता है, वो होता है मुख गुहा। ठीक। मुख गुहा के बाद आती है हमारी ग्रसनी। क्या आती है, ग्रसनी। इंग्लिश में कहते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स। फिर इसके बाद आता है ग्रास नली। इसके बाद आता है ग्रास नली। फायरिंग्स के बाद आती है हमारी
ग्रास नली जिसे ओएसोफेगस कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा अमाशय जिसे स्टोमक कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। ठीक, फिर मान लीजिए आता है अपना यकृत, इसे लीवर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अग्न्याशय जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा, यहां से स्टार्ट हो जाता है यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत। ठीक, यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारी छोटी आंत, यानी इसे कहेंगे छोटी आंत। ठीक, अभी इसके छोटी आंत के भी बहुत सारे पार्ट हैं, अभी बता रहे हैं कौन से कहाँ होते हैं। यानी छोटी आंत कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद आता है हमारा यानी कि बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो इतने सारे अंग मिल करके मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सारी चीजें मिल करके क्या करती हैं? किसी मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब यहां पर देखिए कुछ कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है उसमें दो चीजें होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में दो चीजें होती हैं। एक होता है आहार नाल और दूसरी होती है सहायक ग्रंथियां। ठीक, पाचन तंत्र में दो चीजें होती हैं, एक आहार नाल या इसे आप इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, सहायक ग्रंथियों को कहेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक, पाचन तंत्र में दो चीजें आती हैं, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी क्या होती है? सहायक ग्रंथियां यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब देखिए इसमें जो आहार नाल शब्द का यूज किया गया है, अगर आपसे आहार नाल की बात की जाए तो आप आहार नाल देखेंगे जहां से, यानी हम कह सकते हैं कि मुख गुहा से स्टार्ट होती है। आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है? हमारी मुख गुहा से स्टार्ट होती है और स्टोमक छोटी आंत होते हुए पूर्ण रूप से एनस तक फैली एक पाइप नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। यानी अगर आहार नाल की बात की जाए तो अगर आपसे आहार नाल पूछा जाए तो बस आपको यही परिभाषा देना है कि मुख गुहा से शुरू होकर के अमाशय तथा छोटी आंत बड़ी आंत के साथ एनस द्वार तक फैली पाइप नुमा संरचना होती है, जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसे ही एक नाम और दिया जाता है, जठरांत्र मार्ग भी इसे कहा जाता है।
जठरांत्र मार्ग, जीआई। जीआई यानी कि गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल, ठीक है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठरांत्र मार्ग। तो आहार नाल की अगर आपसे बात की जाए तो आप कहेंगे मुख गुहा से लेकर के एनस द्वार तक फैली एक कुंडलित पाइप नुमा संरचना होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक, अब आहार नाल के जो भी पार्ट है वो सारे हमें पढ़ना है। जैसे आहार नाल के अंतर्गत ही मुख गुहा आएगा, इसी के अंतर्गत ग्रसनी आएगी, इसी के अंतर्गत ग्रास नली आएगी, और इसी के अंतर्गत अमाशय आएगा हमारा, और इसी के अंतर्गत छोटी आंत बड़ी आंत आएंगी। ठीक, तो अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है सहायक ग्रंथियों का, यानी कि पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां सहायता करती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब ग्रंथियों की अगर आपसे बात करें हम, तो पहले मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। मुख गुहा में ग्रंथियां होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं, और इनकी जो संख्याएं होती हैं वो 3 पेयर्स होती हैं, यानी कि 3 पेयर्स में होती हैं। अगर आपसे जोड़ी पूछे जाए तो आप कहेंगे 3 जोड़ी होती हैं। अगर संख्या पूछी जाए तो 3 जोड़ी यानी कि 6। ठीक, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अमाशय, जैसे यहां पे लिखते हैं अभी, ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं। जैसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सबसे पहली आती है हमारी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, अब लार ग्रंथि जो होती है इनकी संख्याएं हमारे मुख गुहा में होती हैं 3 जोड़ी। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो 6 होंगी। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो आपसे 3 जोड़ी कहेंगे। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती हैं। पहली लार ग्रंथि का नाम होता है कर्णमूल लार ग्रंथि, या इसे आप कहेंगे पैरोटिड। कर्णमूल यानी कि कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड्स। ये दोनों कर्ण पल्लव के नीचे होती है, यानी कि एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ। ठीक, कर्णमूल इसलिए नाम भी दिया जाता है इसे कर्वमूल। कर्वमूल कहिए या कर्णमूल कहिए, ठीक है, यानी कि कर्ण पल्लव के नीचे दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इसे आप देंगे नाम क्या होता है इसका? पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक, फिर उसके बाद आती है दूसरी जो होती है सब मैंडिबुलर। कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है। ये होती है हमारे निचले जबड़े में, निचले जबड़े में होती है, निचले जबड़े में यहां पर होती है, और द्वितीयक चवर्णक दांतों के सामने खुलती है। यानी अभी जब हम दांत पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे द्वितीयक दांतों के सामने, यानी द्वितीयक चवर्णक दांतों के सामने खुलती है। ठीक, पहली हो गई और दूसरी। तीसरी जो होती है ये होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। कौन सी होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये हमारे जीवा यानी कि टंग के बिल्कुल जड़ वाले भाग में, सबसे नीचे जहां से टंग स्टार्ट होती है उसी के दोनों ओर होती है। कौन सी? सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो इस तरह से हमारे मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 3। पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक, और इन तीनों से ही एक ही चीज इंक्रीज होती है, यानी एक ही चीज रिलीज होती है जिसे कहते हैं सलाइवा जूस, यानी कि लार रस, या कह सकते हैं आप इसे बोला जाता है लाला रस, यानी कि सलाइवा जूस। ठीक, तो ये हो गई हमारी लार ग्रंथि। एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि लार ग्रंथि। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टोमक, और स्टोमक यानी कि अमाशय। हमारे अमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक, अमाशय में पाई जाती है हमारी जठर ग्रंथियां। फिर उसके बाद आता है हमारा लीवर यानी कि यकृत। ठीक, फिर
उसके बाद आता है पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। फिर आता है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ठीक। उसके बाद हमारी आती है छोटियां इंटेस्टाइनल ग्रंथि जिसमें पाई जाती हैं, यानी कि कह सकते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसे कहते हैं हिंदी में आंतरीय ग्रंथि, या इंग्लिश में आप लिखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? आंतरीय ग्रंथि, और इंग्लिश में इसे कहेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इतनी सारी एसोसिएटेड ग्रंथियां होती हैं जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, हमारे पाचन तंत्र में सहायता करती हैं। कौन कौन सी है? पहली लार ग्रंथि, फिर जठर ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय और आंतरीय ग्रंथि। तो ये सारी चीजें मिल करके मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी कि आहार नाल और सहायक ग्रंथियां मिल करके मनुष्य के पाचन का निर्माण करती हैं। ठीक। अब देखिए ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसमें देखते हैं कि अब हमने बता भी चुके इसके पहले कि मुख गुहा में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? लार ग्रंथि। सहायक ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि होती है। फिर स्टोमक में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि होती है, यानी कि जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर उसके बाद आता है लीवर यानी कि यकृत। ये भी क्या है? ग्लैंड्स है जो हमारे भोजन को पचाने में यानी कि डाइजेशन में सहायता करती है, भोजन के यानी कि फूड के डाइजेशन में सहायता करती है। फिर उसके बाद आता है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। ये भी क्या होती है? एक ग्रंथि होती है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करती है। ठीक। फिर हमारी आती है छोटी आंत, और छोटी आंत में भी एक ग्रंथियां होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरीय ग्रंथि। क्या कहेंगे? आंतरीय ग्रंथि, या इंग्लिश में से कहेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो अब इसमें हम एक एक चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन कौन से उसमें अंग है जो भाग लेते हैं उनके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे इसके पाचन के बारे में कि कहां पर किसका पाचन होता है, कहां से किसका पाचन होता है, कहां से और कौन से एंजाइम किसको पचाने में भाग लेते हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं पहले मुख गुहा की। ठीक। मुख गुहा की बुक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की बात करते हैं। तो अभी हमने इसके पहले चर्चा की थी कि जैसे ही भोजन का यानी कि हमारे मुख में जाता है, जैसे ही भोजन क्या करता है? हमारे मुख में जाता है, तो वहां पर बहुत सारी जो हमारे पाचन तंत्र की ग्रंथियां होती हैं, या कह सकते हैं पाचन सहायक जो अंग होते हैं, वो तुरंत ही उन पे क्या करते हैं? कार्य करने लगते हैं। जैसे सबसे पहले इस पे कार्य करता है हमारा दांत। ठीक। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होंगे हमारे दांत यानी कि टीथ। इनके बारे में पहले बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है। इसकी एक एक डिफिनीशन आपकी लिखी है, पूरी परिभाषा इसकी लिखी है, मुख गुहा की, दांत की, आहार नाल की, रसनी की, ग्रास नली की, स्टमक की, जितनी भी सारी चीजें हम बता रहा हूँ सबकी परिभाषा आपके नोट्स में लिखी हुई है। आप उसे पढ़िए, उसके बाद इसे देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर उसे नहीं पढ़े हैं, पहले से ही देख रहे हैं, तो बहुत कम ही समझ में आएगा आपके। तो आप पहले उसे पढ़िए, तब उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए इसे, तब आपका क्या होगा? अच्छे से ही समझ में आ जाएगा।
तो देखते हैं पहले मुख्य गुहा में, पहले ही हमारे भोजन पे कार्य करते हैं हमारे दांत। तो चर्चा करते हैं अब दांत पे। मान लीजिए जैसे अगर दांत की बात करें हम, तो दांत दो प्रकार से होते हैं। पहले होते हैं क्षीर दांत, ठीक, या इन्हें ही कहते हैं दूध दांत। इन्हें क्या कहते हैं? दूध दांत भी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे इन्हें? प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ या लैक्टियल टीथ, प्राइमरी टीथ या लैक्टियल टीथ। फिर दूसरे जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्थायी दांत। उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी दांत, ठीक। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? परमानेंट टीथ, ठीक, परमानेंट टीथ। तो दांत दो प्रकार से होते हैं हमारे, एक होते हैं क्षीर दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, यानी कि प्राइमरी टीथ और कह सकते हैं परमानेंट टीथ। तो अब देखते हैं कि जो क्षीर दांत होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे दूध दांत जो होते हैं, ठीक। दूध दांत जैसे कि मान लीजिए क्षीर दांत उन्हें कहते हैं जो क्या होते हैं? शिशु में निकलते हैं, यानी कि छोटे बच्चों में निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षीर दांत कहते हैं। और देखते होंगे कि वो एक बार क्या होते हैं, निकलने के बाद फिर दोबारा एक बार निकल जाते हैं और फिर से नए उगते हैं। तो जो नए दोबारा उगते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थायी दांत। ये एक बार निकल गए तो फिर दोबारा नहीं निकलने वाले हैं, ठीक, यानी कि फिर दोबारा आते नहीं है, ठीक है। तो अब पहले हम बात करते हैं क्षीर दांतों की। तो क्षीर दांत में देखिए, जो मनुष्य के क्षीर दांत होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल कितनी? 20। उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब आप लोगों को ये पता है कि किसी भी मनुष्य में दांत कितने प्रकार से होते हैं। अभी हमने बताया कि क्या होते हैं, एक क्षीर दांत होते हैं और दूसरे स्थायी दांत होते हैं। यानी कि क्षीर दांत कौन से होते हैं? इन्हें प्राइमरी टीथ कहते हैं या दूध दांत भी कहते हैं, इसे लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। तो जो क्षीर दांत होते हैं इनकी टोटल संख्या जो होती है वो 20 होती है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो इनमें से, इन 20 दांतों में से हम देखते हैं कौन से कितने प्रकार से दांत होते हैं। जैसे किसी मनुष्य में जैसे आप लोग देखते होंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पहला कृंतक, या इसे इंग्लिश में कहेंगे इंसीजर, ठीक। दूसरा रदनक, दूसरा क्या होगा? रदनक, इसे इंग्लिश में कहेंगे कैनाइन, ठीक। तीसरे होते हैं अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। फिर चौथा होता है चर्वणक, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोलर, ठीक। तो दांत कितने प्रकार से होते हैं आपसे पूछा जाए तो 4। कौन कौन से? कृंतक यानी इंसीजर, रदनक या कैनाइन, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर्स, चर्वणक या मोलर्स, ठीक। तो आप देखेंगे कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स।
तो उसमें देखिए आप जैसे देखते होंगे कि टोटल जैसे किसी युवा मनुष्य के दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है 32। अब यहाँ पर किसी शिशु में दांतों की संख्या कितनी है 20। तो यहाँ पर ये देखने के लिए आता है कि कौन से दांत होते हैं जो नहीं निकलते हैं और वो कैसे, यानी कि जो दांत होते हैं कुछ ऐसे दांत होते हैं जो क्या होते हैं नहीं निकलते हैं, तभी इनकी संख्या क्या थी 20 है। ठीक है, कुछ ऐसे दांत जो स्थायी दांतों में निकल आते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है 32। यानी कि अगर क्षीर दांतों की संख्या आपसे कही जाए तो 20, स्थायी दांतों की संख्या की जाए तो आपसे 32। स्थायी दांत की संख्या कितनी कहेंगे आप 32। तो देखिए यहाँ पे क्षीर दांत 20 है और स्थायी दांत 32 है। तो कुछ ऐसे टीथ थे, यानी कुछ ऐसे दांत थे जो क्या होते हैं शिशुओं में नहीं निकलते हैं, यानी कि बच्चों में क्या होते हैं नहीं निकलते हैं। तो उन्हें हम देखते हैं, ठीक, कि कौन से ऐसे दांत होते हैं जो बच्चों में क्या होते हैं नहीं निकलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इंसीजर है, जो इंसीजर होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं आई से। इंसीजर जो है इनको डिनोट करते हैं आई से, और कैनाइन जो है इनको डिनोट करते हैं सी से। प्रीमोलर जो है इनको डिनोट करते हैं पी एम से, और मोलर जो है इनको डिनोट करते हैं एम से। ठीक, यानी कि आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी एम से प्रीमोलर्स, ठीक है, और एम से मोलर्स। तो आई सी पी एम, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर प्रीमोलर्स होगा, पीएम यानी कि प्रीमोलर्स। ठीक, ये 4 प्रकार से है। तो अब हम देखते हैं ये 4 प्रकार में से कौन से ऐसे दांत होते हैं जो क्या होते हैं बच्चों में नहीं निकलते हैं, यानी कि शिशुओं में नहीं निकलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा पहले कुछ चीजें और जान लीजिए कि जो क्षीर दांत होते हैं ये बच्चों में लगभग 8 से 10 महीने में निकलना क्या हो जाते हैं स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 8 से 10 महीने में ये निकलना शुरू हो जाते हैं और लगभग 3 से 6 साल तक निकलते हैं। यानी कि कह सकते हैं 8 से 10 महीने में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और 3 से 6 साल तक निकलते हैं। उसके बाद इन 6 सालों के बाद, यानी कि 6 से कह सकते हैं 6 सालों के होते हैं पूर्ण रूप से निकल आते हैं। उसके बाद 10 से 12, यानी कि 10 से 12 साल के बीच में क्या होते हैं दोबारा क्या होते हैं निकल जाते हैं, या कह सकते हैं आप ये हट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ठीक, यानी कि 8 से 10 माह में शुरू हो जाते हैं निकलना और 3 से 6 वर्ष तक निकलते हैं। उसके बाद 6 वर्ष के बाद, यानी कि जब पूर्ण रूप से निकल आते हैं तो 6 से लगभग 10 से 12 वर्ष में क्या होते हैं 6 साल से उसके बाद से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 10 से 12 वर्ष में पूर्ण रूप से क्या होते हैं गिर जाते हैं, सभी निकल जाते हैं बाहर। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि जो हमारे दांत होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर, इनके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है याद करने के लिए। ठीक, तो देखते हैं लिखेंगे ऊपरी जबड़े में ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में, ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में। ठीक, अब नीचे इसी में लिखेंगे निचले जबड़े के अर्ध भाग में। ठीक, यानी कि ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है उसके आधे भाग के दांत टोटल। फिर उसके बाद इसमें नीचे लिखेंगे कि निचले जबड़े के अर्ध भाग में, यानी कि जो निचले वाला जबड़ा होता है हमारा, यानी कि लोअर लॉ होता है, उसके अर्ध भाग में, यानी कि उसके आधे भाग में जो दांत होंगे वो हम देखेंगे। जैसे इसमें आप पहले इंसीजर की बात करेंगे तो इसमें होते हैं
2/2, यानी कि ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में 2 दांत होंगे और निचले जबड़े के भी अर्ध भाग में 2 होंगे। ठीक, फिर बात करेंगे हम कैनाइन की। तो कैनाइन जो होता है ये होता है ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में 1 और निचले जबड़े के अर्ध भाग में भी 1। ठीक, फिर उसके बाद फिर आते हैं कौन से, प्रीमोलर्स। फिर इसे किससे डिनोट करते हैं, पीएम से। तो ये ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में यानी कि क्षीर दांतों में इनकी संख्या कितनी होती है, 0, यानी कि ये होते ही नहीं है। अब कह सकते हैं हम कि जो शिशु यानी बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर्स दांत नहीं होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा मोलर्स और इनकी संख्या जो होती है वो ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में 2 और निचले जबड़े के भी अर्ध भाग में 2। ठीक, अब इन्हें पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, यानी कि 2 2 1 3 और 3 2 5, 3 2 5। अब ऊपर के भी काउंट करेंगे, 2 2 1 3 3, ये 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि 2 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएंगे। अब यहां पर ये बात याद रखना कि ये सिर्फ आपके जबड़े के आधे भाग के दांत हैं, यानी कि ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग के दांत में, यानी कि कह सकते हैं ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में, ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में जितने दांत होंगे वो कितने हैं, 5। अर्ध भाग की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में दांतों की संख्या कितनी है, 5। और इसी प्रकार से निचले जबड़े के अर्ध भाग में कितनी संख्या है, 5। तो अगर देखिए ये ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग की है, यानी कह सकते हैं आधे भाग की संख्या 5 है, तो पूरे भाग की कितनी हो जाएगी, 10, यानी कि कितनी हो जाएगी, 10। 5 आधे भाग की तो 5 भी इस भाग की भी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 10। इसी प्रकार से इसमें भी निचले जबड़े के अर्ध भाग में कितनी है, 5, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, आधे भाग की 5 है तो दूसरे भाग की भी क्या होगी, 5। टोटल कितनी हो जाएगी, 10, यानी कि हम इसे 5 5 10 करेंगे और 10 हो जाएगी। अब देखिए 10 में मान लीजिए टोटल कितनी हो गई, 10 ऊपर भी होगी और 10 नीचे भी होगी, 10 दांत ऊपर और 10 नीचे, इसे टोटल कह सकते हैं 20। 10 ऊपर के और 10 नीचे के, या आप कह सकते हैं यहां से सीधा कि 10 ये हो गए, यानी कि कितने हो गए, 10 और 2 से इसमें गुणा कराएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि 10 दांत ऊपर के और 10 दांत नीचे के। अब यहाँ पर 5 5 होंगे, 5 ऊपरी जबड़े के हैं और 5 निचले जबड़े में है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी 10 ऊपर और 10 टोटल नीचे, तो दो चीजें हैं, मान लीजिए एक भाग में 10 है तो दूसरे भाग में भी 10 होगा, यानी कि 10 दूना 20। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। अभी हमने बताया था ऊपर भी कि जो क्षीर दांतों की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 20 होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शिशुओं में या बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी कि एब्सेंट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि प्रीमोलर्स टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो ये था क्षीर दांतों के लिए। कितने टोटल दांत थे, 20। इसमें कौन कौन से है आप हम निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे इंसीजर की बात करेंगे, इंसीजर की हम बात करेंगे तो टोटल दांत देखिए ऊपर जबड़े में कितने हैं, आधे भाग के 2 और निचले जबड़े में आधे भाग के 2, यानी कि 2 2 ऊपर कर देंगे, इसमें 2 कितना है, 2 दूना ऊपर हो जाएगा 4 और 2 दूना नीचे भी हो जाएगा 4। टोटल दांत कितने हो गए, 4 4 8, यानी कि अगर आपसे इंसीजर दांतों की बात की जाए तो टोटल हो जाएंगे 8। फिर इसी प्रकार कैनाइन देखिए, कैनाइन भी क्या है, आधे भाग में 1 है तो दोनों भाग में 1 1 होगा, एक इधर और एक इधर, 2 ऊपर के हो गए, और इसी प्रकार नीचे भी 1 है, एक इधर है एक इधर है, तो 2 नीचे के और 2 ऊपर के, टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कैनाइन की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4। फिर प्रीमोलर तो है नहीं, मोलर्स है, तो अब मोलर्स दांतों की संख्या 2 आधे भाग में, यानी कि 2 इधर होगी और 2 इधर, आधे भाग का मतलब इधर से, या इधर करेंगे इधर आधे भाग, यानी कि 2 इधर होगी और 2 इधर, 4 ऊपर हो जाएंगे और 2 नीचे आधे भाग की, तो दोनों तरफ ये भी हो जाएंगे, यानी कि 2 2 4 और 4 दूना ये भी कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि मोलर दांतों की संख्या हो जाएगी टोटल 8। ठीक, तो 8 इंसीजर हो गए
और 4 कैनाइन 8 मोलर्स, यानी कि 8 4 12 और 12 8 20। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 20। ये होते हैं हमारे चीर दांत, यानी कि प्राइमरी टीथ। ठीक, अब देखते हैं हम स्थायी दांत। परमानेंट टीथ। ठीक, तो अब देखेंगे इसमें परमानेंट, अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी टीथ, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ। ठीक, तो जिस प्रकार से उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं उसी प्रकार से ठीक इसमें भी होंगे, यानी कि जैसे इंसीजर, यानी कि आई से किससे डिनोट करते थे? इंसीजर को, या स्मॉल आई लिखिए। आई से किसको डिनोट करते थे? इंसीजर को, और सी से कैनाइन को, पी एम से प्रीमोलर्स को, और एम से मोलर्स को। ठीक, और अब सबको पता है कि स्थायी दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? 32 होती है, 32 होती है। ठीक, तो अब इनकी बात करें हम, तो इसमें देखिए इंसीजर जो होंगे, यानी आई जो होती है वो कितनी होती है? इसमें भी उसी प्रकार से लिखेंगे, ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में दांतों की संख्या और निचले जबड़े के भी अर्ध भागों में दांतों की संख्या। जब तक आप अर्ध भागों में दांतों की संख्या नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो देखते हैं, मान लीजिए जैसे कि इंसीजर 2/2 ये भी होगा, यानी कि अर्ध भाग में दांतों की संख्या ऊपर वाले अर्ध भाग में और नीचे वाले भी अर्ध भाग में। ठीक, फिर आएगा कैनाइन, इसमें भी क्या होगा? कैनाइन में इसमें आता है 1/1, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर प्रीमोलर्स आता है हमारा प्रीमोलर्स, तो इसमें जो दांतों की संख्या होती है ये होती है कितनी? 2/2। कितनी होती है? 2/2। फिर उसके बाद आता है हमारा मोलर्स, और इसमें जो स्थायी दांतों की संख्या होती है वो होती है 3/3। यानी आप कह सकते हैं कि हमने भी बताया कि अर्ध भाग में, यानी अगर ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग की बात की जाए तो आधे भाग में है, इसका दुगना करेंगे तब टोटल दांत आएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए अब ऊपर टोटल दांत की बारे ऊपर वाले संख्या की बात करेंगे, टोटल में ऊपर वाले दांतों को गिनिए। जैसे देखिए 2 2 1 3 और 3 2 5 5 3 8, टोटल कितने हो गए ऊपर वाले? 8। फिर इसी प्रकार से नीचे की भी गिनिए, 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8। अब ये 8 जो दांत हैं ये आपके ऊपरी जबड़े के आधे भाग के हैं, यानी कि ऊपरी जबड़े मतलब ऊपर वाले जबड़े के यहां से यहां तक के आधे भाग हैं। ऊपर जो जबड़ा है उसके आधे भाग कितने हैं? 8 हैं। ठीक, इसी प्रकार से नीचे जबड़े वाले जो हैं, निचले जबड़े के भी आधे भाग के दांत कितने हैं? 8 हैं। यानी कि 8 इधर के ऊपरी जबड़े के, तो 8 इधर भी होंगे, यानी कितने हो जाएंगे टोटल? 16 ये हो जाएंगे। और इसी प्रकार से नीचे भी 8 इधर है तो 8 इधर भी होंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो इसको निकालेंगे, इसमें 2 से गुणा कराएंगे 16, यानी कि 2 से इसमें कराएंगे 16 दूना 32। इसको जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा कितना? 16, और 16 से 2 में गुणा कराएंगे टोटल कितना हो जाएगा आपका? 32। तो टोटल हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, यानी कि स्थायी दांतों की संख्या टोटल होती है 32। ठीक, अब इसमें आप सभी दांतों की संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इंसीजर दांतों की संख्या निकालेंगे, तो इंसीजर दांतों की संख्या देखिए 2 ऊपर आधे भाग में है तो पूरे भाग में कितने हो जाएंगे? 2 इधर भी होंगे तो 2 इधर, इसी प्रकार 2 इधर भी होंगे तो 2 इधर, यानी कि 2 2 4 और 4 4, ये नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 8।
ठीक, इसी प्रकार से कैनाइन की भी निकालिए। कैनाइन कितनी हो जाएगी, एक आधे भाग में है तो एक दूसरे भाग में, यानी कि दो ऊपर हो जाएगा और दो नीचे भी हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल कितने, दो ऊपर हो जाएंगे और दो नीचे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक, फिर उसके बाद प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स में भी देखिए दो आधे भाग में है ऊपर, तो आधे भाग में इधर होंगे तो इधर भी आधे भाग में होंगे, यानी कि दो दो 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8। अब मोलर्स की जो होती है संख्या इनमें वो कितनी होगी, 3 आधे भाग में है, यानी कि यहां से ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या 3 है, जैसे इधर 3 होगी तो इधर भी 3 होगी, तो टोटल कितनी हो गई, ऊपर वाले में 6 और नीचे वाले में भी 6, और 6 टोटल कितनी हो गई, 12। अब काउंट कर लीजिए इनको, 8 8 4 12, 12 8 20, अब 20 और 12 टोटल आपके कितने हो गए, 32। ठीक, अब इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए जो चीर दांत होते हैं, जो प्राइमरी टीथ होते हैं, उनमें कौन से ऐसे दांत होते हैं जो नहीं निकलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना। आपका आंसर क्या होगा बताना जरूर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि चीर दांतों में कौन से ऐसे दांत होते हैं जो नहीं निकलते हैं, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने दांत होते हैं जो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, कितने दांत ऐसे हैं जो स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब क्या है, ये तो सभी को पता है, स्थायी दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, 32, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 32। अब आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि कौन से ऐसे दांत कितने दांत होते हैं जो सिर्फ एक बार निकलते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एक बार दंती जिसे कहा जाता है, एक बार दंती, यानी कि कितने मनुष्य में कितने ऐसे दांत हैं जो सिर्फ एक बार निकलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की कितनी जोड़ी होती है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की कितनी जोड़ी होती है, यानी कह सकते हैं लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन ये है आपका, चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि अभी हमने इसे देखिए, मान लीजिए जैसे टीथ पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथियां पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथियां सबको पता है कितनी होती है, ठीक है, टीथ भी पता चल गए। अब अभी हमने टंग यानी कि जीभ नहीं पढ़ा है, तो आपको इसमें बताना है कि जीभ का कौन सा भाग होता है जो हमें खट्टेपन का एहसास कराता है, यानी कि हमें पता चलता है कौन सा ऐसा उसका भाग होता है जो हमें बताता है कि खट्टेपन, ये चीज क्या है, स्वाद में क्या है, खट्टी है, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कल कुछ मुझे काम था, इसलिए कुछ ज्यादा बिजी था, इसलिए कल आपका वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए बहुत बहुत मैं कुछ शर्मिंदा हूं। तो आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है आप इतना ही पढ़िए, मान लीजिए कि इसे रिवीजन कीजिए, जो आपका नोट्स बनवाई गई है उससे पढ़िए और फिर इसे भी करिए। ये खत्म होने के बाद मान लीजिए आपका क्या, पाचन खत्म होने के बाद आपका रिस्पायरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र चलेगा, उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिवहन चलेगा। पहला चैप्टर ये आपका क्या है, बायोलॉजी में सबसे बड़ा है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक। आप पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तब आपको इसका लाभ वहां पे पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इससे कितने क्वेश्चन हमें आते हैं, कैसा हमें पढ़ाया गया है, आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।